सुप्रभात। आज हम एक ऐसे युद्ध का विश्लेषण कर रहे हैं जो केवल बारूद और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि प्यास, ऊर्जा की कमी और कंप्यूटर कोड से लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल। वर्तमान वैश्विक घटनाओं के इस शांत, पेशेवर और पूरी तरह से निष्पक्ष समाचार बुलेटिन में मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज के इस गहन विश्लेषण में हम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही अत्यंत संवेदनशील घटनाओं का एक तथ्यात्मक अवलोकन प्रस्तुत करेंगे। और देखिए, बिना किसी सनसनीखेज लहजे के ये चर्चा उन सभी के लिए है जो दुनिया को आकार देने वाले घटनाओं को गहराई से समझना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये बताना जरूरी है कि आज का ये बुलेटिन प्रोवेव AI द्वारा प्रायोजित है और इसे AI संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन स्टाइलो न्यूज़ द्वारा निर्मित किया गया है। जी, और श्रोताओं के लिए एक अच्छी खबर भी है। प्रोवेव AI अपने संचालन का एक सफल वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस मार्च के महीने में एक विशेष छूट दे रहा है। वो डिस्काउंट कोड क्या है? हाँ, www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो, मैं दोहराता हूँ, STYLO डिस्काउंट कोड का उपयोग किया जा सकता है। ये ऑफर केवल मार्च के अंत तक वैध है और हाँ, सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो इसका लाभ जल्द से जल्द उठाना चाहिए। बिल्कुल। खैर, आज के हमारे इस विशेष डीप डाइव का शीर्षक है ईरान पर दबाव, क्षेत्रीय युद्ध के जोखिम और रणनीतिक दृष्टिकोण। हमारा फोकस मध्य पूर्व, विशेष रूप से ईरान पर है और आज की तारीख है 26 मार्च 2026। तो मुख्य विषय पर जाने से पहले मैं स्टाइलो न्यूज़ ऐप के बारे में थोड़ी और जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, ये ऐप असल में स्टाइलो इंटेल ऑप्स नामक एक बहुत ही उन्नत सॉफ्टवेयर का उपभोक्ता संस्करण है। मतलब कंज्यूमर वर्जन, राइट? जी हाँ। इस मूल सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से सरकारी खुफिया एजेंसियों, सैन्य ऑपरेशंस और बड़े व्यवसायों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब आम जनता के पास भी एक ऐसा टूल है जिसे वैश्विक स्तर के निर्णय निर्माताओं का समर्थन करने के लिए बनाया गया था। यह तो वाकई एक शक्तिशाली टूल है और इसी टूल की मदद से आज के इस विश्लेषण में स्टाइलो इंटेल एस्टिमेट्स के 250 से अधिक वैश्विक स्रोतों और खुफिया रिपोर्टों का अध्ययन किया जाएगा। बिल्कुल, 250 से ज्यादा स्रोत। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सख्त घोषणा करना अनिवार्य है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने जिन स्रोतों का उपयोग किया है उनमें अत्यधिक राजनीतिक रूप से संवेदनशील जानकारियां शामिल हैं। जी, मतलब वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों ही विचारधाराओं के काफी ध्रुवीकृत दृष्टिकोण इनमें मौजूद हैं। हाँ, तो प्रस्तुतकर्ता के रूप में हम किसी भी पक्ष, देश, नेता या विचारधारा का समर्थन या बचाव बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है मूल स्रोत सामग्री में निहित तथ्यों और विभिन्न दृष्टिकोणों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करना, बिना कोई डर पैदा किए। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं वो अभूतपूर्व हैं। तो चलिए पिछले 2 हफ्तों के घटनाक्रम के तथ्यात्मक क्रम को स्थापित करते हैं। जी, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में इजराइल अमेरिका गठबंधन और ईरान के बीच का तनाव एक ऐसे व्यापक सैन्य संघर्ष में बदल गया है जिसने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल। देखिए, 28 फरवरी 2026 से एक बेहद आक्रामक सैन्य अभियान शुरू हुआ और इस अभियान में ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। आप उन 3 बड़ी हत्याओं की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई, शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी, इन तीनों की हत्या की खबरें सामने आई। ये तो केवल नेतृत्व का नुकसान नहीं है। सैन्य भाषा में इसे एक तरह का डीकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी शीर्ष नेतृत्व का सिर कलम करना कहते हैं। बिल्कुल, हाँ। खामेनेई तो देश के राजनीतिक और आध्यात्मिक केंद्र थे, लारिजानी कूटनीतिक रणनीतिकार थे और नैनी सेना की आवाज थे। एक साथ इन तीनों का जाना तो किसी भी देश को पंगु बना सकता है। हाँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान शांत नहीं बैठा। इन हत्याओं के ठीक बाद ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 शुरू कर दिया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4? खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस जवाबी कार्रवाई का पैमाना बहुत बड़ा था ना? बहुत ही विशाल। उन्होंने 750 से अधिक मिसाइलों और लगभग 3600 ड्रोन का एक साथ उपयोग किया। 3600 ड्रोन एक साथ?
जी, और इस पैमाने को समझना जरूरी है। 3600 ड्रोन सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक स्वॉर्मिंग टेक्निक है। मतलब इसका उद्देश्य इजराइल के आयरन डोम और अमेरिकी पैट्रियट प्रणालियों के रडार को भ्रमित करना था, ताकि उनके इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो जाए, राइट? बिल्कुल सही। और इसी रणनीति के तहत इजराइल के हाइफा रिफाइनरी पर सटीक हमले हुए, जिससे पूरे शहर में भयानक ब्लैकआउट हो गया। मैंने डिमोना परमाणु सुविधा के पास भी हमलों की रिपोर्ट देखी थी। हाँ, वहां भी हमले हुए। और बात सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रही। ईरान ने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और सऊदी अरब में। जी, प्रिंस सुल्तान एयरबेस और अल धाफरा जैसे अत्यंत सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। अभी हमने कहा कि ईरान के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है। हाँ, तो अगर किसी सेना का शीर्ष कमांड सेंटर ही नष्ट हो गया है, तो इतनी विशाल जवाबी कार्रवाई, मतलब 750 मिसाइलें और 3600 ड्रोन का इतना सटीक समन्वय कैसे हो पा रहा है? क्या सेना में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए थी? ये सवाल इस पूरे संघर्ष की कुंजी है। देखिए, इसका उत्तर ईरान की एक बहुत ही विशिष्ट सैन्य रणनीति में छपा है। इसे मोज़ेक डिफेंस कहते हैं। मोज़ेक रक्षा प्रणाली, ये कैसे काम करती है? पश्चिमी सेनाओं में क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक एक सख्त और केंद्रीकृत कमान होती है। हर बड़े फैसले के लिए पेंटागन की अनुमति चाहिए। लेकिन ईरान का IRGC ढांचा इसके ठीक विपरीत है। तो ये अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। बिल्कुल, अत्यधिक विकेंद्रीकृत। इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझते हैं। मोज़ेक डिफेंस का मतलब है कि उनकी सेना एक बड़े पत्थर की तरह नहीं, बल्कि छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी है, जैसे एक स्टारफिश होती है। हाँ, बहुत अच्छी उपमा है। मतलब अगर आप एक मकड़ी का सिर काट दें तो वो तुरंत मर जाती है, लेकिन अगर आप स्टारफिश का एक हिस्सा काट दें तो वो हिस्सा एक नया जीव बन जाता है। एकदम सटीक। ईरान ने अपनी सैन्य इकाइयों को छोटे, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हिस्सों में बांट रखा है। हर स्थानीय कमांडर को पहले से ही ये अधिकार दिया गया है कि संचार कटने की स्थिति में उसे क्या करना है। अच्छा, उनके पास अपनी लक्ष्य सूची पहले से मौजूद होती है। जी, यही कारण है कि खामेनी की मृत्यु के बावजूद ये लचीली कमान उन्हें लगातार हमले जारी रखने में सक्षम बना रही है। ये रणनीतिक दृष्टिकोण वाकई ये स्पष्ट करता है कि ये युद्ध इतनी जल्दी समाप्त क्यों नहीं होने वाला है। लेकिन अब इन जमीनी मिसाइल हमलों से ध्यान हटाकर ये देखते हैं कि ये संघर्ष कैसे एक और खतरनाक मोड़ ले रहा है। आप हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की बात कर रही हैं। बिल्कुल। मिसाइलें जब किसी रिफाइनरी पर गिरती हैं तो उसका असर केवल उस शहर तक नहीं रहता, उसका धुआं सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचता है। जी हाँ। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने इस जलमार्ग को, जहां से दुनिया का 20 से 25% तेल गुजरता है, उसे बंद करने की दिशा में आक्रामक कदम उठाए हैं। देखिए, हॉर्मुज़ पर नियंत्रण के लिए ईरान ने कैशम द्वीप का एक प्रमुख रणनीतिक अड्डे के रूप में उपयोग किया है। वहां उन्होंने बड़े युद्धपोत तैनात नहीं किए हैं। तो फिर क्या तैनात किया है? उन्होंने मिनी पनडुब्बियों, विस्फोटकों से लदे ड्रोन्स और हथियारों से लैस स्पीड बोट्स का एक विशाल जाल बिछा दिया है। ये असम्मत नौसैनिक युद्ध का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ये समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि सतह पर देखने पर ऐसा लगता है कि अरबों डॉलर के अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के सामने एक छोटी स्पीड बोट का क्या मुकाबला। कोई मुकाबला नहीं है ना? लेकिन यहीं पर असम्मित युद्ध की रणनीति काम आती है। एक अकेला अमेरिकी युद्धपोत किसी भी स्पीड बोट को मीलों दूर से नष्ट कर सकता है। लेकिन जब एक साथ 50 या 100 स्पीड बोट्स अलग अलग दिशाओं से उस विशाल युद्धपोत की तरफ बढ़ती हैं, तो उसे रडार क्लटर कहते हैं। जी, रडार क्लटर। युद्धपोत की रक्षा प्रणालियां इतने सारे छोटे और तेज लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक करने में अभिभूत हो जाती हैं। समझ गई। और इसी नौसैनिक घेराबंदी के चलते वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का स्पष्ट अल्टीमेटम जारी किया है कि हुर्मुज़ को तुरंत खोला जाए। हाँ, अन्यथा ईरान के भीतर मौजूद बिजली संयंत्रों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ईरान की जवाबी धमकी ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। जी, ईरान ने स्पष्ट किया है कि अगर उनके बिजली बुनियादी ढांचे पर हमला हुआ तो वे खाड़ी देशों के ऊर्जा और जल अलवणीकरण संयंत्रों को नष्ट कर देंगे। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स। जी। और
इस बयान मात्र से कच्चे तेल की कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। देखिए, जल अलवणीकरण संयंत्रों पर हमले की धमकी सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक अस्तित्वगत खतरा है। बिल्कुल। खाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां ताजे पानी के प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियां या झीलें लगभग न के बराबर हैं। यहाँ सऊदी अरब या यूएई के बड़े शहर पूरी तरह से समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाने वाली तकनीक पर ही निर्भर है। और ये अलवणीकरण की प्रक्रिया, चाहे वो पानी को उबाल कर भाप बनाने की हो या रिवर्स ऑस्मोसिस की, बहुत अधिक बिजली की खपत करती है। जी। अगर ईरान की मिसाइलें इन सुविधाओं को नष्ट कर देती हैं तो वे केवल शहरों की बत्तियां नहीं बुझाएंगी। इन आधुनिक शहरों में कुछ ही दिनों के भीतर पीने का पानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लाखों लोगों के पास पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं बचेगा। ये तो एक तात्कालिक और भयावह मानवीय संकट बन जाएगा। क्या इन भयानक परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी पक्ष एक कदम पीछे हटने को तैयार दिख रहा है? स्टाइलो इंटेल एस्टिमेट्स की रिपोर्टों को देखें तो फिलहाल कोई भी पक्ष पीछे हटने के मूड में नहीं है। दोनों पक्ष एक वॉर ऑफ एट्रिशन में उलझ गए हैं। मतलब थका देने वाले युद्ध में। जी। ईरान की रणनीति अमेरिका को आमने सामने हराने की नहीं है। वे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर आर्थिक और मानवीय लागत को इतना बढ़ा देना चाहते हैं कि वे खुद इस संघर्ष से बाहर निकलने का रास्ता खोजें। और वहीं अमेरिका का लक्ष्य ईरान की सैन्य क्षमता को पंगु बनाना है। खैर, जब आर्थिक प्रभाव इतने गहरे हों तो दशकों पुराने गठबंधन भी तरकने लगते हैं। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हॉर्मुज़ की सुरक्षा के लिए नौसैनिक सहायता मांगने पर यूरोपीय संघ ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सैन्य छतरी पर ही निर्भर रहा है। लेकिन इस बार यूरोप ने अलग रास्ता चुना है। मैंने पढ़ा कि जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस और चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने स्पष्ट किया कि नाटो मुख्य रूप से एक रक्षात्मक गठबंधन है। जी हाँ, और वे अमेरिका द्वारा शुरू किए गए इस आक्रामक संघर्ष में शामिल होकर अपनी अर्थव्यवस्था को खतरे में नहीं डालेंगे। लक्जमबर्ग ने भी इसे अमेरिका का अनावश्यक दबाव बताया है। यह तो नाटो के भीतर एक बहुत बड़ी दरार है। यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने इसे एक अंतहीन युद्ध करार दिया है। ऐसा लगता है कि यूरोप खुद को ऊर्जा संकट और आर्थिक मंदी से उभारने की कोशिश कर रहा है। ये रणनीतिक स्वायत्तता की ओर उनके झुकाव का बहुत स्पष्ट संकेत है। वे अब हर संघर्ष में वॉशिंगटन का अंधाधुंध अनुसरण करने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ एक और बहुत ही अप्रत्याशित बयान सामने आया है। आप हमास के बयान की बात कर रहे हैं? जी। हमास, जो ईरान का एक बहुत करीबी सहयोगी माना जाता है, उसने सार्वजनिक बयान जारी कर ईरान से अपील की है कि वह खाड़ी के पड़ोसी देशों पर हमला न करे। हमास का ये रुख वाकई बहुतों को हैरान कर रहा है। लेकिन अगर हम खुफिया विश्लेषकों की माने तो इसके पीछे कतर जैसे खाड़ी देशों का भारी कूटनीतिक दबाव है। बिल्कुल। हमास का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व कतर में मौजूद है। हाँ, और अगर कतर के अलवणीकरण संयंत्र खतरे में पड़ते हैं तो कतर निश्चित रूप से हमास पर दबाव डालेगा कि वह ईरान को शांत करे। यह दर्शाता है कि कैसे आत्म अस्तित्व की चिंताएं वैचारिक गठबंधनों पर भारी पड़ जाती हैं। सही कहा। अब यदि हम अमेरिका के भीतर की घरेलू स्थिति पर नजर डालें तो वहां भी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। युद्ध की वित्तीय लागत बहुत अधिक हो गई है ना? जी, लगभग $1.3 मिलियन प्रति मिनट। $1.3 मिलियन प्रति मिनट? हाँ, इस दर से खर्च बहुत जल्द $1 ट्रिलियन पार कर सकता है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। देश भर में नो किंग्स के नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध केवल युद्ध के खिलाफ नहीं है, बल्कि ट्रंप की आव्रजन नीतियों और युद्धकालीन शक्तियों के विस्तार के खिलाफ भी है। और ये ध्रुवीकरण सोशल मीडिया पर भी बहुत स्पष्ट है। एक्स पर #IranWar और #Strait of Hormuz जैसे हैशटैग्स का अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस देखें तो जनता की राय पूरी तरह से दो हिस्सों में बटी हुई है। जी, एक वर्ग कूटनीति और शांति का समर्थन कर रहा है। हाँ, उनका तर्क है कि अमेरिका को एक और विदेशी युद्ध में नहीं उलझना चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग राष्ट्रवाद और सैन्य कार्रवाई के पक्ष में है। देखिए, इस भ्रमित परिदृश्य में रूस और चीन की भूमिका को भी समझना आवश्यक है। रूस तो शायद इस अस्थिरता का लाभ उठा रहा है। बिल्कुल।
रिपोर्टें हैं कि रूस ईरान को सैन्य समर्थन और उपग्रहों के माध्यम से उन्नत खुफिया जानकारी दे रहा है ताकि अमेरिका मध्य पूर्व में उलझा रहे। और चीन? चीन इसके विपरीत कूटनीतिक मध्यस्थता का प्रयास कर रहा है क्योंकि उनकी विशाल अर्थव्यवस्था खाड़ी के तेल पर बहुत अधिक निर्भर है। होर्मुज का बंद होना चीन की फैक्ट्रियों के लिए सीधा खतरा है। तो ये तो हुई जमीनी और कूटनीतिक युद्ध की बात, लेकिन इस पूरे संघर्ष का एक और मोर्चा है जो पूरी तरह से अदृश्य है। हम मिसाइलों पर इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या असली युद्ध साइबर स्पेस में लड़ा जा रहा है? ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। देखिए, साइबर युद्ध अब कोई विज्ञान कथा नहीं है। खुफिया रिपोर्टों में होंडला नामक एक हैकिंग समूह का उल्लेख है जो ईरान से जुड़ा हुआ माना जाता है। जी, इस समूह ने अमेरिकी मेडिकल फर्म स्ट्राइकर पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला किया है। और श्रोताओं के लिए समझना जरूरी है कि ये कोई आम डेटा चोरी नहीं थी। जी, स्ट्राइकर फर्म अस्पताल के उपकरण बनाती है, जैसे पेसमेकर और जीवन रक्षक प्रणालियां, जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। हैकर्स को किसी अस्पताल पर बम गिराने की जरूरत नहीं है। वे बस एक अपडेट भेजते हैं जो इन उपकरणों को रिमोटली वाइप कर देता है। जी, रिपोर्ट के अनुसार 2 लाख से अधिक उपकरणों को इस तरह नष्ट कर दिया गया। ये तकनीक तो युद्ध के मैदान की परिभाषा ही बदल देती है। जब चिकित्सा उपकरणों को हथियार बना दिया जाता है तो नागरिक और सैनिक के बीच का अंतर ही समाप्त हो जाता है। और ये अदृश्य युद्ध अब यूरोप तक पहुंचता दिख रहा है। चेक गणराज्य की फैक्ट्री वाली घटना। जी, वहां थर्मल इमेजिंग उपकरण बनाने वाली एक फैक्ट्री में संदिग्ध आगजनी हुई है। जो उपकरण यूक्रेन को भेजे जाने थे। बिल्कुल। यूरोपीय खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ईरान या रूस समर्थित तत्वों द्वारा की गई तखरीबकारी या सबटाज थी। मतलब युद्ध की लपटें भौगोलिक सीमाओं को पार कर यूरोप पहुंच रही हैं, और इन सब के बीच ऊर्जा की भूख कैसे कूटनीतिक सिद्धांतों को पीछे छोड़ देती है, ये भी देखने को मिला। आप उस प्रतिबंधों वाली रिपोर्ट की बात कर रही हैं? हाँ, अमेरिका ने अपने जापानी और दक्षिण कोरियाई सहयोगियों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी और ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में चुपचाप कुछ ढील दी है। ये व्यवहारिकता का चरम है। एक तरफ अमेरिका उनके खिलाफ खड़ा है और दूसरी तरफ उन्हीं के तेल को बाजार में आने दे रहा है, ताकि उनके सहयोगियों की अर्थव्यवस्था ना गिरे। खैर, अब अगर हम वॉच आउट फॉर या भविष्य के संभावित कदमों की बात करें तो आगे क्या हो सकता है? देखिए, फारस की खाड़ी में यूएसएस त्रिपोली जैसे विशाल अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती की जा चुकी है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अमेरिका जल्दी खार्ग और केशम जैसे रणनीतिक ईरानी द्वीपों पर कब्जा करने का प्रयास कर सकता है, ताकि हॉर्मुज का नियंत्रण वापस लिया जा सके। जी, लेकिन अगर अमेरिका ईरानी धरती पर सीधा कब्जा करता है तो ये युद्ध एक ऐसी दिशा में जाएगा जहां से वापसी लगभग असंभव हो गई। बिल्कुल। तो अंततः इस पूरे घटनाक्रम का निष्कर्ष क्या है? स्टिलो इंटेल की भविष्यवाणियों को अगर हम सारांशित करें तो निकट भविष्य में इस संघर्ष के रुकने की संभावना अत्यंत क्षीण है। ये एक कैलिब्रेटेड एस्केलेशन है। मतलब एक बहुत ही सधी हुई और मापी गई वृद्धि। जी, दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाओं को परख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस माहौल में एक छोटी सी भी तकनीकी गलती या एक गलत दिशा में दागी गई मिसाइल पूरे क्षेत्र को एक अनियंत्रित युद्ध में झोंक सकती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये समझना बहुत आवश्यक है कि मध्य पूर्व में हो रही ये घटनाएं आम व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती हैं। जी, बात बहुत ही सीधी है। जब होर्मुज में जहाज़ों का आना जाना रुकता है तो उसका सीधा असर दुनिया भर की सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन का महंगा होना, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि और वैश्विक मुद्रास्फीति का बढ़ना। ये केवल 2 देशों की लड़ाई नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा आर्थिक भूकंप है जिसके झटके हर घर की रसोई तक महसूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल सत्य है। तो आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले भविष्य की युद्धों की प्रकृति पर एक विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने ड्रोन स्वॉर्म्स की बात की। अब कल्पना कीजिए कि जब स्वायत्त AI हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल आम हो जाएगा। मतलब ऐसी मशीनें जो किसी इंसान के आदेश के बिना खुद हमला करने का निर्णय लेंगी। हाँ, जब मशीनें मिली सेकेंड्स में डेटा का विश्लेषण करके पलटवार करने लगेंगी तो क्या इंसानों के पास कूटनीति के जरिए युद्ध रोकने का समय बचेगा? या फिर मशीनें इतनी तेजी से युद्ध लड़ेंगी कि एक शांति प्रस्ताव टाइप होने से पहले ही वे दुनिया को विनाश के कगार पे ले जा चुकी होंगी? ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है। ये वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। सूचनाओं के इस महासागर में सही और निष्पक्ष जानकारी प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जी,
श्रोताओं के लिए ये जानना आवश्यक है कि स्टाइलो न्यूज़ कोई साधारण बुलेटिन नहीं है। ये एक अत्यंत उन्नत ऐप है जहां आप पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स से आने वाली रिपोर्टों को कस्टमाइज कर सकते हैं। जी, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने लिए एक पर्सनल इंटेलिजेंस ब्रीफ प्राप्त कर सकता है। जो लोग मांग पर एआई संचालित और निष्पक्ष समाचार प्राप्त करना चाहते हैं, वे www.stylonews.com पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और याद रहे, स्टाइलो कोड का उपयोग करने पर पहले 250 सब्सक्राइबर्स को एक विशेष छूट मिल रही है। चलिए, आज के लिए सूचनाओं का ये भारी डोज यहीं समाप्त करते हैं। इतने जटिल और गंभीर विषय पर हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि दुनिया के नक्शे पर इस वक्त असल में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। हम हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि किन घटनाओं पर गहराई से चर्चा की जानी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए भविष्य के गहन विश्लेषणों के लिए अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं और ताज़ा जानकारियों से अपडेट रहने के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और हमेशा जागरूक रहें। अगली बार फिर मिलेंगे। अलविदा।